हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंटिस्ट। तो जैसे अपनी पूरी सीरीज चल रही थी जिसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग दिसंबर 2018 के, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज उस सीरीज का मैं आप लोग के लिए पार्ट 10 लेके आई हूँ। तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारी 2018 दिसंबर का पेपर हुआ था ना, उसके अंदर बहुत सारे असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन के लाइक 20 क्वेश्चंस के बाद में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे असर्शन एंड रीजन वाले थे। तो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन से ही है। तो अब आप लोग इनको अच्छे से दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके पढ़ना। ठीक है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस आए थे ना उसके अंदर ऐसा नहीं था कि जो हमारा असर्शन है वो रीजन को लीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा वाली चीज नहीं थी। उसमें सिर्फ हमें स्टेटमेंट की जैसे ये बताना था कि दोनों सही है या गलत है, या फिर एक सही और एक गलत है। ठीक है, तो अब आप लोग जैसे मैंने आपको बताया था दोनों को स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की जैसे रीड करना और फिर आइडिया लगाना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, क्वेश्चन 1 का पहला स्टेटमेंट है असर्शन। The challenges in the healthcare system in India at present due to nutrition transition are both to combat undernutrition and overnutrition. ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 रीड करते हैं। The demographic transition in India is resulting as an increase in the population of elderly population. ठीक है, proportion of elderly population। आपने अब आप लोग इसमें से आइडिया लगाओ कि कौन सा सही है। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंडिया में हेल्थ केयर के अंदर चैलेंजेस है ना वो दोनों तरफ से, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग के ऊपर, इंडिया के ऊपर एक डुअल बर्डन है। यानी जितना ज्यादा ओवर न्यूट्रिशन है, मतलब अंडर न्यूट्रिशन है, उतना ही ज्यादा ओवर न्यूट्रिशन भी है। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कोई ना कोई एक मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होना, और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपके अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर न्यूट्रिशन होना, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट और इनसे रिलेटेड जो हम लोग बोलते हैं कि ओबेसिटी और ये सारी चीजें जो है वो। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये डुअल बर्डन है, तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। और सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है? द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। तो एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम हो गया है वो बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे जो हमारी पहले जो पॉपुलेशन हमारी सारी जो यंगस्टर्स के अंदर आ रही थी वो पॉपुलेशन अब धीरे धीरे, क्योंकि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम अच्छी हो गई है, अब हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स फैसिलिटी जो है वो सारी चीजें अच्छी हो गई है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो डेथ रेट है वो काफी कम हो गया है। इस वजह से जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है ना उसका प्रपोर्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं इसके अंदर। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, रीड करते हैं हमारा क्या स्टेटमेंट है। फूड इंटॉलरेंस इज एन एडवर्स abnormal immune response to food triggered by the body's immune system। ये स्टेटमेंट 1 है हमारा। और स्टेटमेंट 2 देखते हैं। The symptoms of a food intolerance are generally restricted to gastrointestinal tract। अब आप लोग आइडिया लगाओ तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका आंसर। क्या आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हमारा जो ए है ना वो फॉल्स है। ठीक है, और जो हमारा जो रीजन है या फिर स्टेटमेंट 2 है वो हमारा ट्रू है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों। सी, पहली चीज जो है वो फूड इंटॉलरेंस है। फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि फूड एक तरीके से हमारी बॉडी में गया लेकिन हमारी बॉडी ने उसको टॉलरेट नहीं किया, यानी उस चीज को डाइजेस्ट नहीं किया। ठीक है, हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही तरीके से हमारे जो फूड इंटॉलरेंस है उसको एक्सप्लेन करता है कि इसके जो भी इफेक्ट्स होते हैं ना, या फिर जो फूड इंटॉलरेंस होती है वो मेन जो रिलेटेड होती है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, जिसमें हमारा फूड जो है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस फूड को, पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं होते हैं। जैसे हम लोग मिल्क इंटॉलरेंस की बात करते हैं या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना
हमारी बॉडी को एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लोग लैक्टेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में ये जो लैक्टेज होता है ये नहीं होता है। इस वजह से हमारा जो मिल्क है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है मिल्क के अंदर जो शुगर होती है लैक्टोज वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो उसके लिए जो भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं जैसे कि हमारे नोजिया, वोमिटिंग और ब्लॉटिंग और ये वाली जो सारे सिम्टम्स रहते हैं, है ना, तो वो फ्लैटुलेंस और ये सारे, तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हमारा जो फूड इंटॉलरेंस होता है ना वो इम्यून रिस्पॉन्स यानी जिसके अंदर आपकी एंटीबॉडीज काम करने लग जाए, ये वो वाला रिस्पॉन्स नहीं होता है। एंटीबॉडी तब काम करेगी जब आपको किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है, ठीक है, तब आपकी जो IgE होती है ना वो आपके इसमें फंक्शन करना स्टार्ट करती है। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, जो आपके हमारी एंटीबॉडीज का दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम सही है कि हमारी फूड इंटॉलरेंस के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, उसके जो भी सिम्टम्स होते हैं हमारे सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया कि फूड इंटॉलरेंस क्या होता है और इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 3, Gorgum from the cluster beans can reduce plasma cholesterol. Statement 1 और statement 2 क्या है? The viscosity of a gel help in increase absorption of glucose. अब आप लोग इसको रीड करो, आइडिया लगाओ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। सी जो ग्वारगम होती है ना, ग्वार क्या होती है, हमारी ग्वार की जो फली होती है ना वो होती है, ठीक है, उसमें से एक पर्टिकुलर गम निकलता है। गम तो क्या होता है, एक तरीके से जो हमारी ग्वार की फली होती है ना उसका जो सीड होता है ना उसके अंदर एंडोस्पर्म काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से वो कहना वो थोड़ा सा गमी सा सब्सटेंस हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा जेल सा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। ये जो जेल होता है ना इसकी विस्कोसिटी काफी हाई होती है, ठीक है। और ये जो जेल होता है ना ये हेल्प करता है आपको डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर हेल्प करता है ये, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको केक बेकिंग के अंदर भी काम में लेते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा जेल इफेक्ट देता है, तो थोड़ा सा जैसे कस्टर्ड सॉर्ट ऑफ सा सोल्यूशन हम लोग जैसा फॉर्म करते हैं ना वैसा सा सोल्यूशन फॉर्म करने में भी हेल्प करता है ये थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या है ना, ग्वारगम का जो पॉजिटिव इफेक्ट है ना वो इसके अंदर जो हमारा रिड्यूस प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल है वो हेल्प कर रहा था, क्योंकि ये जो है ना ये गमी स्ट्रक्चर है, तो ये क्या बैड थिंग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सेम एज लाइक फाइबर, ठीक है। तो इस वजह से हमारा प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो ये ग्वारगम जो होता है ना ये हेल्प करता है उसको रिड्यूस करने के अंदर। लेकिन ये ग्लूकोज की मतलब इसकी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये बैड थिंग्स को एब्जॉर्ब करता है लेकिन ये ग्लूकोज को हेल्प नहीं करता है, ठीक है। इस वजह से जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 का स्टेटमेंट 1 रीड करते हैं। मेन्यू इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंड अलोन कंपोनेंट ऑफ अ फूड सर्विस यूनिट, और रीजन क्या है, स्टेटमेंट 2 क्या है, इट नेसेसिटेट systematic planning procedure which include continuous evaluation of the meal। अब ये बहुत इजी है, ठीक है, इसको अगर एक बार और रीड करो और फिर आइडिया लगाओ कि कौन सा इसके अंदर से स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। क्या आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब वो क्यों है, क्यों, देखो मेन्यू जो होता है ना वो हमारे फूड सर्विस यूनिट के अंदर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उस मेन्यू के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड कर रही होती है, लेकिन वो सिंपल एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। आपके मेन्यू के ऊपर ही आपका सारा आपके क्या रॉ मटेरियल आएगा, आपके क्या इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, आपके क्या यूटेंसिल्स रहेंगे, वो सारी चीजें आती है। लेकिन मेन्यू जो होता है ना वो एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं होता है किसी भी फूड सर्विस यूनिट में। ये सारी जो चीजें हैं वो मिलके आपकी पूरी फूड सर्विस यूनिट बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ एक मेन्यू ले आने से किसी फूड सर्विस यूनिट के अंदर वो आपकी पूरी यूनिट नहीं बन जाती है, ठीक है। इस वजह से हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स है, ठीक है। और सेकंड वाला स्टेटमेंट क्यों ट्रू है, क्योंकि ऑब्वियस है जब आप कहीं पे भी कोई फूड सर्विस यूनिट खोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसको एक सिस्टमैटिक प्लानिंग तरीके से आप खोलोगे, जो कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन करते रहना पड़ेगा।
नहीं तो आपकी क्वालिटी, आपके स्टैंडर्ड्स, आपकी जो क्वांटिटी है चीजों की, वो सारी चीजों पे बहुत फर्क पड़ेगा अगर आप उसका कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन नहीं करोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे कुछ फॉल्ट क्रिएट कर रहे हो या कहाँ पे आपसे क्या गलती हो रही है ना, या फिर कहाँ पे आपका ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है जो कि वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है। ये सारी चीजों को पता करने के लिए कॉन्टिन्यूशन इवैल्यूएशन चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्री स्कूलर शुड बी एक्सपोज्ड टू एटलीस्ट 1 hour ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी ईच डे। स्टेटमेंट 2 क्या है, इन लेटर ईयर्स early exposure to computer will lead to enhanced brain development। अब इसको रीड करो और आइडिया लगाओ कौन सा आंसर होगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्री स्कूलर जो है ना वो काफी छोटी एज होती है। उस टाइम पे कंप्यूटर लिटरेसी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी आप लोगों ने उस टाइम पे आपको बच्चों के अंदर जो है वो टीम वर्क वाली चीज जो एक्सप्लेन करनी है, थोड़ी देर के लिए फिजिकल एक्टिविटी, फिर थोड़ी देर के लिए नॉर्मल क्लासरूम एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देने का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइम पे प्री स्कूलर वाले टाइम के पर आप ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन किया था कि जो प्री स्कूलर्स होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग 2 तरीके की एक्टिविटी करवाते हैं कि एक बार के अंदर उनको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिव करवा दिया और दूसरी बार में उनको बिठा के और दूसरी क्लासरूम के अंदर जैसे ड्राइंग करना या स्टडी करना या फिर उनके अंदर जो इंटेलेक्ट है वो डेवलप करना, उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके अंदर ये सारी चीजें एनहांस करती है, उन सारी चीजें हेल्प करती है, ठीक है। इस टाइम पे कंप्यूटर लिटरेसी देना इतना सही नहीं होता, इतना इनहेंस नहीं होता, इस चीज से इतना इनका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, ठीक है। ये जो प्री स्कूलर वाली जो एज होती है ना, इस टाइम पे आपको उनका साइकोमोटर डोमेन डेवलप करना होता है, उनका कॉग्निटिव डोमेन डेवलप करना होता है, उनके अंदर अलग अलग क्रिएटिविटी वाली चीजें जो होती है वो डेवलप करनी होती है, ठीक है। उनको टीम वर्क करना सिखाना होता है, ये सारी चीजें इस टाइम पे डेवलप करनी होती है। जो ये कंप्यूटर लिटरेसी वाली बात है ना, वो आपका जो मिडिल स्कूल में जब वो लोग आ जाते हैं ना, उसके बाद में ये सारी चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। उस टाइम के बाद से क्या होता है ना, बच्चे याद करना और समझना चीजों को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इस वाले का भी रीजन कि ये दोनों हमारे फॉल्स क्यों हैं। ओके, तो इतने ही थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। उससे आपको मेरे चैनल पे जब भी मैं नए लेसन डालूंगी तो उसका अपडेट सबसे पहले मिलेगा। और आप नेक्स्ट क्या सीरीज देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरीज वाली जो सीरीज है वो भी चल रही है, तो अगर आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।